निशा अपनी माँ के साथ आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और कह रही थी, मम्मी जी, बहुत बुरा लगता है जब अपने घर में चोरी का इल्जाम लग जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी अपनी भाभी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगी। यह बात सुनकर सिया से रहा नहीं गया। उसने तुरंत कहा, दीदी, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मेरी ससुराल में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा। सासू माँ सावित्री जी ने तुरंत गुस्से में कहा, बहू, अपनी जुबान को लगाम दो। कमरे में तुम ही गई थी और इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रही हो। तुम्हें आए महीने कितने हुए हैं जो मैं तुम पर भरोसा कर लूं? सिया बहुत तेज गुस्से में बोली, इसका मतलब भरोसे के लिए मुझे 8-10 साल यहाँ बिताने पड़ेंगे, तब जाकर आपको मुझ पर भरोसा होगा। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। सावित्री जी की शादी की 25वीं सालगिरह थी और घर मेहमानों से भरा हुआ था। उनकी बहू सिया को होश ही नहीं था, क्योंकि किसी और को किसी काम से मतलब ही नहीं था। उस दिन उनकी बेटी निशा भी आई हुई थी और बस बातें करती हुई घूम रही थी और दिखा रही थी कि उसके पास बहुत काम है। सिया की शादी को भी अभी कुछ महीने ही हुए थे, क्योंकि वह इस कदर काम में व्यस्त थी कि नजर उठाकर देखने का भी उसके पास वक्त नहीं था। उसका पति रोहन हलवाई के खाने का इंतजाम देख रहा था और पिताजी रघुनाथ जी बैठे हुए अपने दामाद को मनाने की कोशिश कर रहे थे। खाना खाने के बाद मेहमान एक एक करके जा रहे थे और सिया बिखरे हुए घर की तरफ देख रही थी, क्योंकि सबके जाने के बाद उसे घर भी तो संभालना था जिसमें उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और रात के समय घर की नौकरानी भी नहीं थी, क्योंकि वह जा चुकी थी। तभी उसकी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज आई। वह भागकर उनके कमरे में गई और देखा कि उसकी ननद निशा और उसकी सास को ढूंढ रहे हैं। तब तक सिया के ससुर रघुनाथ जी और उसका पति रोहन भी वहां आ चुके थे। अपने पति को देखते ही सावित्री जी कहने लगी, आज ही तो आपने मुझे इतना सुंदर हार ला कर दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया। रघुनाथ जी ने कहा, अरे देख लो, यहीं कहीं होगा, तुम्हारी अलमारी में, और कहाँ गया होगा? तुमने ताला तो लगाया था ना? सावित्री जी कहने लगी, नहीं, मैं ताला लगाना भूल गई थी और मैंने उसे लॉकर में भी नहीं रखा था। सोच रही थी अभी जाकर रख दूंगी, लेकिन इतनी देर में वह गायब हो गया। अब वह जोर जोर से रोने लगी और घर में हंगामा मच गया। कुछ मेहमान बचे हुए थे और वह उनके कमरे में आकर इकट्ठा हो गए। रोहन ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि यहीं कहीं होगा, चलो सिया, तुम माँ की अलमारी में ढूंढ लो, हो सकता है उनको नहीं मिला लेकिन किसी और को मिल जाए। तभी सावित्री जी ने कहा, अभी तो निशा ने ढूंढा है, जब उसको नहीं मिला तो इसको क्या मिलेगा? सिया चुपचाप एक तरफ खड़ी रही। वह मन ही मन सोच रही थी, ऐसे कैसे हार गायब हो सकता है? रोहन खुद ही अपनी माँ की अलमारी में सामान देखने लगा तो सावित्री जी ने कहा, अरे मैं खुद इतनी बार देख चुकी हूँ और सारा सामान ऊपर नीचे किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। तभी सावित्री जी ने कहा, बहू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे कमरे में एक थैला उठाने के लिए भेजा था ना? सिया ने कहा, हाँ मम्मी जी, मामी जी को देने के लिए आपने जो थैला मंगवाया था वह यहाँ टेबल पर रखा था। बस फिर तो सावित्री जी शुरू हो गई, सच सच बता, वह तुमने ही लिया है ना मेरा हार? मैं देख रही थी कि तू बार बार मेरे हार को देख रही थी। अपने ऊपर इल्जाम लगते ही सिया के तो होश उड़ गए और उसका पति रोहन अपनी माँ से कहने लगा, माँ, कैसी बातें कर रही हो? वह भला अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? सावित्री जी रोते हुए कहने लगी, तुझे नहीं पता, यह मेरे हार को बार बार देख रही थी। रोहन ने तुरंत सिया के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसकी ननद निशा ने कहा, सिया, तुमने रखा है तो बता दो, खामोश क्यों खड़ी हो? तभी सिया को ख्याल आया और उसने सबके सामने कह दिया, मम्मी जी, जब मैं यहाँ थैला उठाने आई थी तो दीदी कमरे से निकल रही थी। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, एक बार दीदी से भी तो पूछ लेती। यह सुनकर सावित्री जी का पारा हाई हो गया और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, होश में रहो, वह इस घर की बेटी है, वह इस घर में चोरी क्यों करेगी? सिया ने गुस्से में कह दिया, तो आपको यह लग रहा है कि मैं घर की बेटी नहीं हूँ इसलिए चोरी कर लूंगी? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि चोरी करना तो दूर, मैं किसी की चीज की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती हूँ। सावित्री जी ने तुरंत सिया पर चिल्लाकर कहा, जब तू कमरे में आई थी तो तुझसे ही पूछा जाएगा
फालतू बात बनाने की जरूरत नहीं है। रोहन, जाकर इसकी अलमारी की तलाशी ले लो। देख, इसकी अलमारी में ही मिलेगा। सबके सामने सिया का अपमान होते देखकर रघुनाथ जी को भी बुरा लगा। उन्होंने तुरंत कहा, कुछ तो शर्म करो सावित्री। अभी बहू को आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं। इतना तो हम भी उसको समझ गए हैं कि वह यह सब नहीं कर सकती। और फिर तुम सबके सामने उसका अपमान क्यों कर रही हो? सावित्री जी कहने लगी, इसके सामने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया है। अब तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। निशा भी सबके सामने नकली आंसू बहाने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी जी, अच्छा हुआ जो आपके दामाद के सामने यह सब नहीं हुआ, वरना सोचिए तो मैं इस घर में कभी नहीं आती। आखिर अपनी पत्नी का अपमान कौन सा दामाद देख सकता है? रोहन ने तुरंत गुस्से में कहा, दीदी, ठीक उसी तरह मैं भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं सह सकता। सिया चोरी नहीं कर सकती, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। सावित्री जी अपनी हार के लिए अड़ी रही और सिया खड़ी खड़ी रो रही थी और रोहन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें साफ कह रही थी कि वह बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाही साबित करने के लिए भी तो सबूत चाहिए था। रोहन मन ही मन सोच रहा था कि इस पहेली को कैसे हल किया जाए। आखिर माँ के कमरे में उनका हाथ कहाँ जा सकता है? तभी रघुनाथ जी ने कहा कि इस वक्त सब शांत हो जाओ, हार बाद में ढूंढा जाएगा। अभी घर में मेहमान हैं और काफी तमाशा उनके सामने हो ही चुका है। अब सावित्री, तुम थोड़ा सब्र करो और अगर हार नहीं मिला तो मैं तुम्हें दूसरा लाकर दे दूंगा, लेकिन शांति रखो। आखिर तुम घर की बड़ी हो। इस वक्त बात को वहीं रहने दिया गया, मगर सिया और रोहन के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर घर में सोने की चीज कहाँ गई। रात के 12 बजे तक सभी मेहमान जा चुके थे। सिया पूरे घर को व्यवस्थित करने में लगी हुई थी, लेकिन अब उसकी मदद रोहन भी कर रहा था। काम करते करते सिया की आंखें भर भर कर आ रही थी और यह रोहन को साफ दिखाई दे रहा था। निशा अपनी माँ के साथ फिर से सोफे पर बैठी थी और कह रही थी, मम्मी जी, बहुत बुरा लगता है जब अपने घर में चोरी का इल्जाम लग जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी अपनी भाभी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगी। यह बात सुनकर सिया से रहा नहीं गया और उसने तुरंत कहा, दीदी, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मेरी ससुराल में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा। सावित्री जी ने तुरंत गुस्से में कहा, बहू, अपनी जुबान को लगाम दो। कमरे में तुम ही गई थी और इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रही हो। तुम्हें आए महीने ही कितने हुए हैं जो मैं तुम पर भरोसा कर लूं? सिया बहुत तेज गुस्से में बोली, इसका मतलब भरोसे के लिए मुझे 8-10 साल यहाँ बिताने पड़ेंगे, तब जाकर आप लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। अरे तब तक मुझे कोई ना कोई इल्जाम लगाती ही रहेंगी क्या? इतने महीने में आप मुझे इतना भी नहीं जान पाई। रघुनाथ जी एक तरफ माथे पर हाथ रखे बैठे थे। तीनों में हो रही बहस से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मन करता था कह दे कि यह बहू निर्दोष है, लेकिन आखिर दोषी कौन है यह समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ खत्म करने के बाद रात के 1 बजे सिया अपने कमरे में सोने चली गई। रोहन ने सिया से कहा, सिया, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं भी पता लगा कर रहूंगा कि चोरी किसने की है। सिया का मन बहुत दुखी था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसे चोर कहा जा रहा था। अगले दिन सिया सुबह सोकर उठी तो देखा कि सास और ननद उठ चुकी हैं और सिया के आते ही निशा ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि तुम उठकर हमें चाय बनाकर दे दोगी। बहुत देर से मम्मी का चाय पीने का मन कर रहा है और तुम अब उठ रही हो। सिया ने कहा, दीदी, आप बनाकर मम्मी को चाय दे देती। मैं रात को कितना सारा काम करके सोई थी और थकान के कारण मेरी आंख नहीं खुली। यह सुनकर निशा ने अपनी माँ की तरफ देखा तो सावित्री जी गुस्से से अपनी बहू से कहा, बहू, यह क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? इस घर में यह सब नहीं होता है और थोड़ा खामोश रहना सीखो। रात से मैं देख रही हूँ कि तुम बोलती जा रही हो। जो इल्जाम लगा हुआ है पहले उसको गलत साबित करो। सिया सुबह सुबह फिर से यह बात सुनकर दंग रह गई कि उसकी सास अब भी ऐसी बातें कर रही है। वह चुपचाप रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। इतने में रोहन भी उठकर आ गया। रघुनाथ जी बैठकर अखबार पढ़ने लगे और कुछ देर में सिया सबके लिए चाय बनाकर ले आई। रोहन कुछ बात नहीं कर रहा था। जब सावित्री जी ने कहा, तो चुप क्यों बैठा है? अरे 2 दिन में बहन चली जाएगी। यह सुनकर रोहन को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत कहा, आपको अपनी बेटी निर्दोष और मेरी पत्नी दोषी लग रही है। आप ही बात कर लीजिए इनसे, जिन्होंने आपके साथ मिलकर सिया को दोषी बना दिया है। रघुनाथ जी ने रोहन की तरफ देखा और कहा,
चिंता मत करो, गलती जिसने की है वह सामने जरूर आएगी। इस पर सावित्री जी बोली, तेरी बहू ने हमें इतना सुना दिया और माफी तक नहीं मांगी, कम से कम माफी मांग लेती। यह सुनते ही सिया के मन में आग सी लग गई। वह सोचने लगी, अब यह कौन सा नया खेल है। रोहन बोला, मम्मी वह माफी क्यों मांगेगी। सावित्री जी थमथमाकर बोली, उसने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया, यह तुझे दिखाई नहीं देता, तू तो बीवी का गुलाम बन गया है। घर का माहौल फिर गर्म हो गया। रघुनाथ जी ने सख्त आवाज में कहा, रेखा तुम एक बहू के पीछे क्यों पड़ी हो। अभी तक साबित भी नहीं हुआ है कि उसने चोरी की है, फिर बार बार उसका अपमान क्यों। लेकिन सावित्री जी ने जिद पकड़ ली, जब तक यह माफी नहीं मांगेगी मैं चाय नहीं पीऊंगी, एक बूंद पानी नहीं लूंगी। रोहन समझाता रहा पर वह नहीं मानी और बोली, अगर माँ से प्यार है तो अपनी पत्नी से कहो, मुझसे माफी मांगे। सिया ने साफ शब्दों में कहा, मैं माफी क्यों मांगू, मेरी कोई गलती नहीं है। और वह कमरे में चली गई। निशा ने आग में घी डालते हुए कहा, मम्मी कुछ महीनों में ही बहू के तेवर ऐसे हैं तो आगे क्या होगा। सावित्री जी रोने लगी तो रघुनाथ जी गरज उठे, बस बहुत हो गया, जब तक हार नहीं मिलता कोई बहू पर उंगली नहीं उठाएगा। यह कहकर वह कमरे में चले गए। उधर सिया रो रही थी और रोहन उसे समझा रहा था। सिया बोली, अगर यही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। रोहन भी उलझन में था। तभी रघुनाथ जी कमरे में आए और बोले, बेटा सब्र रखो, जब हार मिलेगा तो चोर को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी, यह मेरा वादा है। उनके शब्दों से सिया को थोड़ी हिम्मत मिली। अगले ही पल बाहर सावित्री जी रोहन से कह रही थी, रचना की विदाई में क्या दोगे, कुछ अच्छा देना पड़ेगा। तभी निशा बोली, मम्मी मुझे तो वैसा ही हार चाहिए जैसा आपका चोरी हुआ है। यह सुनकर सब चौंक गए। रघुनाथ जी ने तीखे स्वर में कहा, यह गिफ्ट देने का मौका नहीं है और मैं लालच नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन निशा जिद करने लगी और रोने का नाटक करने लगी कि अब इस घर में उसे कोई प्यार नहीं करता। बात फिर सिया की तरफ मोड़ दी गई। जब सिया नाश्ता लेकर आई तो सावित्री जी बोली, जब तक रचना के लिए हार नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। तभी रघुनाथ जी का धैर्य टूट गया। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, अब बहू की अलमारी की तलाशी लो ताकि सच सामने आ जाए। सावित्री जी कांपती हुई सिया की अलमारी टटोलने लगी पर कुछ नहीं मिला। रघुनाथ जी बोले, हो गई तसल्ली, अब आगे बढ़ो। फिर उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अब निशा की तलाशी होगी, क्योंकि नाम दो लोगों का आया था। यह सुनते ही निशा घबरा गई। सावित्री जी बोली, अपनी बेटी की तलाशी लोगे, यह उसका अपमान है। रघुनाथ जी बोले, अपमान बहू का भी हुआ है। सिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे सम्मान तभी मिलेगा जब चोर मिलेगा। मजबूरी में सब निशा के कमरे में गए। सावित्री जी ने खुद सामान खंगालना शुरू किया। निशा के हाथ कांप रहे थे। आखिर उसके सूटकेस के नीचे से वही सोने का हार निकल आया। पल भर को सब स्तब्ध रह गए। रघुनाथ जी गरज पड़े, अब बोलो, यह है तुम्हारी बेटी की सच्चाई। निशा सिर झुकाकर खड़ी रही। सावित्री जी ने गुस्से और शर्म से उस पर थप्पड़ मार दिया और बोली, तूने मेरा सिर झुका दिया, ऊपर से नया हार मांग रही थी। अगर इज्जत बचानी है तो चुपचाप अपने घर चली जा। उस क्षण सिया के दिल का बोझ हल्का हो गया। रघुनाथ जी ने कहा, सावित्री अब तुम्हें भी अपनी बहू से माफी मांगनी होगी। सावित्री जी रोते हुए सिया के पास आई और बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी बेटी पर अंधा भरोसा था। सिया चुप रही। उसका दिल अभी भी आहत था। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। घर में सच सामने आ चुका था, लेकिन रिश्तों की दरारें भरने में अभी समय लगना बाकी था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।